हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द लास्ट विंटर वी पार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत होती है अकीको नाम की लड़की को दिखाते हुए। अकीको आंखों से देख नहीं सकती थी। इधर अकीको एक लेटर लिखती है। लेटर लिखते टाइम हम नोटिस करते हैं कि अकीको रो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद हम अकीको को आग की लपटों में जलते हुए देख पाते हैं। यहाँ अकीको आग में जलकर मारी जाती है। अकीको जब जल रही थी तब युदाई नाम का एक फेमस फोटोग्राफर अकीको की जलती हुई फोटो क्लिक करने में डूबा पड़ा था। आग बुझने के बाद युदाई को पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर जेल में युदाई से मिलने युदाई की बहन अकारी एक लॉयर के साथ आती है। अकारी कहती है, तुम्हें लॉयर कामुरा जो बयान बताए वही तुम्हें पुलिस को देना है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान युदाई पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि अकीको मेरी मॉडल थी और जब हम दोनों मेरे घर में फोटोशूट कर रहे थे तभी घर में बने स्टूडियो में आग लग गई। आग इस तरह से लगी कि मैं अकीको को बचा नहीं पाया। युदाई के इस बयान को सुन ऑफिसर्स इस मर्डर को एक्सीडेंट समझकर बंद कर देती हैं, क्योंकि युदाई के अलावा क्राइम सीन में कोई मौजूद नहीं था। साथ ही में युदाई के खिलाफ कोई सबूत भी ऑफिसर्स को नहीं मिले थे। अब कहानी शिफ्ट होती है करीबन 8-9 महीने आगे। इधर हम बुक एडिटर ओयामा को देख पाते हैं। ओयामा के ऑफिस में आते ही ओयामा की कलीग ओयामा को बताती है कि तुम्हारा बहुत देर से एक राइटर वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। तो अब ओयामा राइटर याकुमो से मिलता है। याकुमो पहले ही ओयामा के डायरेक्टर हिरोशी से बात कर चुका था। याकुमो एक फ्रीलांसर राइटर था और इधर याकुमो ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें अकीको के आग में जलकर मरने की घटना लिखी हुई थी और इसका जिम्मेदार याकुमो के हिसाब से युदाई ही था। याकुमो ओयामा और हिरोशी को बताता है कि युदाई आर्ट वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है और अपनी फोटोग्राफी से युदाई ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। लेकिन पिछले साल सितंबर में युदाई के घर पर शूटिंग के दौरान आग लग गई थी जिसमें अकीको नाम की एक अंधी लेडी मारी गई। लेकिन अजीब बात यह है कि अकीको मरने से पहले बहुत टाइम से ही मिसिंग थी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि युदाई ने ही अकीको को अपना मॉडल बनाने के लिए किडनैप किया होगा और अकीको को जानबूझकर मारा गया है। साथ ही में कुछ टाइम पहले ही ऐसे रूमर्स फैले थे कि युदाई ने अकीको के मरते टाइम उसकी फोटोज भी क्लिक की थी। अगर ये बात सच निकली तो मैं अपनी बुक में सच्ची घटना को लिखकर युदाई को जेल तक पहुंचा सकता हूं और इससे मेरी लिखी बुक को भी अच्छा खासा अटेंशन मिलेगा, क्योंकि युदाई पहले भी अपने कई सारे मॉडल्स को स्टॉक कर चुका है। ओयामा कहता है इस केस को क्लोज हुए काफी टाइम बीत चुका है और अगर हम अब इस केस से रिलेटेड कुछ और पब्लिश करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। याकुमो ओयामा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अभी मेरी रिपोर्ट आदि है जिसे मैं जल्द ही पूरा कर लूंगा। आप मेरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर इस बारे में दोबारा सोच सकते हैं। साथ ही में ये स्टोरी मैं जल्द ही कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि अगले ही महीने अक्टूबर में मेरी शादी होने वाली है। याकुमो की बात सुन हिरोशी ओयामा को अकेले में कहता है, याकुमो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, हमें याकुमो को एक मौका देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में याकुमो युदाई के घर जाता है। असल में याकुमो बहुत टाइम से युदाई को इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहा था और याकुमो ने युदाई को ये बताया था कि वो युदाई की लाइफ बायोग्राफी लिखना चाहता है ताकि इसी बहाने याकुमो युदाई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। खैर युदाई अपने घर में बने स्टूडियो में एक मॉडल की फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। फोटो सेशन के बाद युदाई याकुमो से पूछता है कि तुम वाकई मेरी बायोग्राफी लिखना चाहते हो या फिर अकीको केस के बारे में जानने आए हो? अगर ऐसा कुछ है तो जान लो कि मैंने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। याकुमो कहता है, मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है, मैं आपके मुंह से उस हादसे के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि आपने अकीको की जलती हुई फोटो भी क्लिक की थी, क्या ये सच है? युदाई कहता है, नहीं, वो सब रूमर्स है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। याकुमो कहता है, मैं आपके बारे में इसलिए लिखना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। ऐसा कहते हुए याकुमो युदाई की अवार्ड विनिंग बटरफ्लाई फोटोग्राफ की ओर बढ़ता है और फोटो की काफी तारीफ करता है। याकुमो की बात सुन युदाई बहुत इम्प्रेस होता है और याकुमो को अपने घर की डोर एक्सेस कार्ड को देते हुए कहता है, तुम इससे कभी भी मेरे घर में इंटरव्यू लेने आ सकते हो। यहाँ से निकलने के बाद याकुमो अपनी फियांसे एलिस से मिलने जाता है। एलिस, याकुमो और रेस्टोरेंट मैनेजर शिरानो की बातों से हम समझ पाते हैं कि एलिस जिस रेस्टोरेंट में काम करती है उसी रेस्टोरेंट में ये दोनों अपनी शादी करने वाले हैं। आगे याकुमो युदाई के बारे में जानने के लिए ओजाकी यासुका नाम के बटरफ्लाई कलेक्टर से मिलने जाता
जाता है। असल में ओजाकी के ही बटरफ्लाइज की फोटो युदाई ने क्लिक की थी और उन्हीं में से एक फोटो ने नेशनल अवार्ड भी जीता था और उसी फोटो की तारीफ ही याकुमो ने युदाई के घर में की थी। ओजाकी से याकुमो को पता चलता है कि बटरफ्लाइज की फोटो क्लिक करते टाइम युदाई एक साइको लग रहा था, क्योंकि युदाई जब ओजाकी की पाली हुई बटरफ्लाइज की फोटो क्लिक कर रहा था तब वो अपनी सारी सुध-बुध खो चुका था और रुक ही नहीं रहा था। युदाई ने घंटों तक उन बटरफ्लाइज की फोटो क्लिक की। आगे जब ओजाकी ने युदाई की क्लिक की हुई फोटोज देखी तब उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि युदाई की सारी ही फोटोज काफी डार्क थी। ओजाकी से मिलने के बाद याकुमो हमें बताता है कि युदाई के फादर मिस्टर किहारा जाका का मर्डर 1995 में हुआ था। उस टाइम युदाई और अकारी दोनों 8 से 10 साल के थे। किहारा जाका की लाश के पास युदाई और अकारी दोनों बहुत गंभीर अवस्था में पाए गए थे और उन बच्चों के पेट में किलर स्टैब करके भाग गया था, लेकिन दोनों बच्चों को ऐन मौके पर बचा लिया गया। साथ ही में मर्डरर का आज तक पता नहीं चला और शायद युदाई की पास्ट में हुई इसी घटना के कारण युदाई की पर्सनैलिटी साइको की तरह है। नेक्स्ट सीन में याकुमो युदाई के कॉलेज फ्रेंड कतानी तामासु से मिलने जाता है। कतानी का कहना था कि जरूर अकीको को युदाई ने ही किडनैप किया होगा, क्योंकि कॉलेज के दौरान युदाई ने कतानी की गर्लफ्रेंड सूजी को भी अपने झांसे में फंसाकर सूजी को काफी दिनों तक अपने घर में कैद रखा था और युदाई हमेशा दूसरों की वाइफ या गर्लफ्रेंड्स को ही अपना टारगेट बनाता था। इधर कतानी का ये भी कहना होता है कि शायद अकीको भी किसी की गर्लफ्रेंड होगी। साथ ही में युदाई की बहन अकारी का भी बहुत अजीब नेचर है, क्योंकि जब कतानी युदाई के फादर के देहांत के बाद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में युदाई से मिलने गया था तब उसने चुपके से देखा कि दोनों ही बहन भाई अपने फादर के मरने के बावजूद भी हॉस्पिटल के एक ही बेड में लेटकर हंस खेल रहे थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कतानी को पता चला कि उन दोनों के फादर किहारा जाका अपने बच्चों को बहुत अब्यूज किया करते थे। कतानी की बात सुन याकुमो की क्यूरियोसिटी अब अकारी और युदाई दोनों को लेकर और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम अकारी को युदाई के घर में जाता देख पाते हैं। इधर युदाई अपनी बहन को याकुमो के बारे में बताता है, जिसे सुन अकारी युदाई को सतर्क रहने का कहती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अकारी हमेशा आउट ऑफ कंट्री ही रहती है और कभी कभार ही जापान अपने भाई से मिलने आती है। नेक्स्ट डे युदाई 2 बच्चों की जंगल में फोटो क्लिक कर रहा होता है और इधर याकुमो भी मौजूद था। युदाई याकुमो को बताता है कि मेरे पिता के मरने के बाद मुझे और मेरी बहन को ऑर्फनेज में भेज दिया गया था, लेकिन मेरे फादर एक बहुत ही अमीर आदमी थे, जिस कारण ऑर्फन से निकलने के बाद हम दोनों को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। फिर कॉलेज टाइम पर मेरे हाथ एक कैमरा लगा जिससे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली और वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने फोटोग्राफी को ही अपना पैशन बना लिया। याकुमो युदाई से अकारी के बारे में पूछता है। युदाई बताता है, मेरी बहन एक इन्वेस्टर है और देश विदेश घूमती रहती है, जिस कारण वो मुझसे बहुत ही कम मिलने आती है, लेकिन फिर भी मेरी बहन और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। याकुमो इसे सुन पूछ पड़ता है कि आप दोनों के बीच कोई सेक्सुअल इंटीमेसी है, तो युदाई इस पर मना कर देता है। याकुमो आगे कहता है, मैंने सुना था कि आपके फादर आप दोनों को अब्यूज किया करते थे। युदाई कहता है, ये सब रूमर्स है। हमारे फादर ने हमारी मॉम के गुजर जाने के बाद हम दोनों को पालने के लिए बहुत सी कुर्बानी दी थी। युदाई के इतना बताते ही याकुमो को एलिस का कॉल आ जाता है। इधर युदाई याकुमो और एलिस के बीच की बात सुन समझ जाता है कि याकुमो की एक फियांसे है। याकुमो के कॉल खत्म होते ही युदाई बहुत ही डेस्परेटली याकुमो से एलिस के बारे में पूछने लग जाता है, जैसे कि एलिस को क्या पसंद है, एलिस का बिहेवियर कैसा है और एलिस कहाँ काम करती है। लेकिन याकुमो इन सब सवालों से परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। रात को हम याकुमो को एलिस के रेस्टोरेंट में देख पाते हैं, जहां एलिस याकुमो से लेट आने के लिए बहस कर रही थी, जिसे सुन फ्रस्ट्रेशन में याकुमो एलिस पर जोर का चिल्ला पड़ता है। वहीं बाहर से अपनी गाड़ी में बैठकर युदाई एलिस और याकुमो को ही देख रहा था। नेक्स्ट डे याकुमो रिटायर्ड ऑफिसर सावादा से मिलने जाता है। सवादा वही ऑफिसर थे जिन्होंने किहारा जाका के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। सवादा का कहना था कि किहारा जाका की लाश के पास दोनों ही बच्चे यानी कि युदाई और अकारी बहुत ही गंभीर हालत में मिले थे और जिस हिसाब से दोनों बच्चों को स्टैब किया गया था, उस एंगल से जांच करके मेडिकल टीम ने ये रिपोर्ट दी कि अकारी और युदाई पर हमला करने वाला बहुत ही लंबा इंसान था। वहीं किहारा जाका पर बहुत ऊपर से वार किया गया था। साथ ही में घर से बहुत से पैसे भी गायब थे, यानी कि
मर्डरर चोरी के बहाने घर में घुसा था, लेकिन उसने किहाराज़ाका को मार डाला और दोनों बच्चों को भी घायल कर दिया। याकुमो कहता है क्या पता अकारी और युदाई ने किहाराज़ाका को मारा हो, जिसके बाद किसी तीसरे की हेल्प से इन बच्चों ने खुद को घायल करवाया हो। दोस्तों, इधर याकुमो का ये कहना था कि किहाराज़ाका के मर्डर के असली कल्प्रिट ये दोनों बच्चे ही थे और इस केस में किसी तीसरे ने भी इन दोनों बच्चों की मदद की थी और क्राइम सीन को इस तरह से क्रिएट किया गया था जिससे कि रीजन चोरी लगे। सवादा को याकुमो का तर्क सही लगता है, लेकिन वो कहता है दोनों बच्चे उस टाइम पर 8 से 9 साल के थे और उनकी एज में कोई ऐसा नहीं कर सकता। इवन उनकी एज के बच्चे तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में याकुमो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन हिरोशी और एडिटर ओयामा को दिखाता है। हिरोशी इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़कर पूछता है क्या वाकई कोई ऐसा तुम्हें मिला जो कि इन बच्चों की उस टाइम पर हेल्प कर सकता था। याकुमो कहता है मैंने अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हिरोशी पूछता है क्या वाकई तुम्हें लगता है कि 8 से 10 साल के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। याकुमो कहता है जरूर कर सकती हैं, क्योंकि वो बच्चे कोई बच्चे नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। ओयामा इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़कर कहता है तुम्हारी कहानी में कोई लॉजिक नहीं है, सब मन गढ़ंत है। तो यहाँ याकुमो ओयामा से और टाइम मांगता है। आगे याकुमो वापस से युदाई के घर जाता है, लेकिन युदाई इस जगह मौजूद नहीं था। स्टूडियो में याकुमो की नजर द हेल वॉज चेंज नाम की बुक पर पड़ती है। तभी पीछे से युदाई आ जाता है। आगे युदाई अपनी लैब में याकुमो को बताता है कि इस बुक में एक पेंटर को नर्क की पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन एक पेंटर तभी ही कोई चीज बना सकता है जब उस पेंटर ने खुद उस चीज को महसूस किया हो या देखा हो। और तुम्हें पता है क्या, उस पेंटर ने अपनी ही बेटी की आग में जलती हुई पेंटिंग को ड्रॉ किया था जो कि हेल के दृश्य को दर्शाता था। उस पेंटर ने एक ऐसी पेंटिंग की रचना की थी जो कि बहुत ही सुंदर और लाजवाब थी, लेकिन लोग उसे डरावनी भी कहते हैं। आगे युदाई कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास अकीको की जलती हुई तस्वीर है, तो हाँ वो मेरे पास है। ऐसा कहकर युदाई एक फोटो को दिखाता है, लेकिन ये कोई और फोटो थी। युदाई कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैंने ऐसी कोई फोटो नहीं ली। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा पागल हूँ। इधर याकुमो पूछता है तुमने इतनी सारी फोटोज तो क्लिक की हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी तस्वीर है जो तुम्हारी नजर में बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन हो, क्योंकि मुझे आज तक तुम्हारी सारी फोटोज को देखकर ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी कोई भी तस्वीर कंप्लीट हो, और शायद तुम्हें भी आज तक ऐसा ही लगता है। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम उस पेंटर की तरह ही ऐसी एक फोटो क्लिक करना चाहते हो जिसमें कि एक औरत जल रही हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। याकुमो की इस बात को सुन युदाई ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में याकुमो वापस से ओयामा के पास जाकर सारी घटना को बताता है और कहता है मेरी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, मैं सच्चाई का पता लगाकर अपनी बुक में वही सब लिखूंगा, आप थोड़ा सा सब्र रखें। तो ओयामा इस पर मान जाता है। आगे ओयामा युदाई की बहन अकारी से मिलने जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ओयामा अकारी को जानता था। इधर ओयामा और अकारी ड्रग्स के नशे में इंटीमेट होते हैं। तभी हमें ओयामा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि ओयामा युदाई से मिलने उनके घर जाता है, और इधर ओयामा को युदाई बहुत ही बुरी हालत में दिखता है। युदाई ओयामा को खिड़की के पास लेकर जाता है, जहां ओयामा देखता है कि किहाराज़ाका अपनी ही बेटी अकारी का रेप कर रहा था। प्रेजेंट में ओयामा अकारी को याकुमो के बारे में बताता है और अकारी को सजेस्ट करता है कि युदाई को याकुमो से दूर रखो। अपने भाई से रिलेटेड बात सुनकर अकारी बहुत अजीब बिहेव करते हुए ओयामा से याकुमो का कार्ड मांगती है, जिसके बाद अकारी रात में याकुमो के घर के पास आकर याकुमो से कहती है मैं भी तुम्हें इंटरव्यू देना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे याकुमो जब युदाई के पास जाता है तब वो देखता है कि युदाई कहीं जा रहा था। युदाई याकुमो से आज के दिन के कंपनसेशन के लिए एक ड्रामा की 2 टिकट देते हुए कहता है मैं उस लाइव ड्रामा को देखने नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ चले जाना। तो याकुमो इस टिकट को रख लेता है, जिसके बाद शाम को याकुमो एलिस के साथ ड्रामा की लोकेशन में पहुँचता है, जिधर इन दोनों को युदाई मिलता है। युदाई को यहाँ मौजूद देख याकुमो समझ जाता है कि युदाई ने जानबूझकर याकुमो को ये टिकट्स दी थी ताकि इसी बहाने युदाई एलिस से मिल सके। आगे हम देख पाते हैं कि ड्रामा के टाइम युदाई बस एलिस को ही देखे जा रहा था, वहीं ये सब याकुमो भी नोटिस कर लेता है। फिर 2 दिन बाद युदाई एलिस के रेस्टोरेंट में जाकर एलिस को डायरेक्टली अप्रोच करते हुए कहता है मैं आपको अपनी मॉडल बनाना चाहता हूँ और मैंने वो सब आपके अंदर देखा है जो कि आज तक
आप नहीं देख पाई। तो युदाई की बात सुन एलिस शॉक हो जाती है। फिर रात में याकुमो को एलिस गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है। आगे नेक्स्ट डे याकुमो ओयामा को बताता है कि मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एलिस कल रात से गायब है और याकुमो उसे ही ढूंढ रहा है। तो ओयामा याकुमो की सिचुएशन समझ जाता है। दूसरी तरफ कॉल के बाद होटल मैनेजर याकुमो को बताता है कि मैंने लास्ट टाइम एलिस को एक अनजान आदमी के साथ देखा था। इसे सुन याकुमो समझ जाता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि युदाई ही होगा। इसलिए याकुमो युदाई के घर जाकर एक्सेस कार्ड लगाता है पर एक्सेस की से गेट नहीं खुलता। तभी याकुमो युदाई को घर से बाहर आता देखता है। यहाँ युदाई डायरेक्टली याकुमो को बताता है कि एलिस तुमसे तंग आ गई थी इसलिए वो मेरे पास आ गई और मैं एलिस को एक बड़ी मॉडल बना दूंगा। याकुमो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही एलिस को मैनिपुलेट किया है। तो युदाई याकुमो की बात सुन याकुमो पर हंसते हुए उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। इधर हम देख पाते हैं कि एलिस घर के अंदर ये सब देख रही थी। आगे याकुमो के पास इंस्पेक्टर हैरी आकर कहता है मैंने एलिस से बात की और एलिस का कहना है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ रुकी हुई है, इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। याकुमो ये सब सुन नीचे झुककर कहता है एलिस को युदाई मैनिपुलेट कर रहा है और अकीको के साथ जो हुआ था वही सब युदाई एलिस के साथ भी करना चाहता है। याकुमो की बात सुन हैरी याकुमो से कहता है मैं दोबारा से एलिस को समझाने का ट्राई करूंगा। दूसरी तरफ हम एलिस को युदाई के घर में देख पाते हैं। यहाँ युदाई एलिस की बहुत सी फोटोज क्लिक करता है, जिसके बाद युदाई एलिस को हैंडकप दिखाते हुए कहता है अब हम दूसरी तरह से फोटो क्लिक करेंगे। ऐसा कहकर युदाई एलिस के हाथों में हैंडकप्स लगा देता है। उसी दिन शाम को हम याकुमो को युदाई के घर के बाहर देख पाते हैं। पार्लर में ओयामा याकुमो को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देता है और कहता है कि मैं युदाई के घर के बाहर खड़ा हूँ। याकुमो की बात सुन ओयामा युदाई के घर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ घर के बाहर पहुँचते ही ओयामा देखता है कि युदाई का घर जल रहा था और घर को जलता देख याकुमो भी युदाई के घर में घुस जाता है। घर के अंदर युदाई एलिस की जलती हुई फोटो क्लिक करे जा रहा था कि तभी याकुमो आकर युदाई का कैमरा तोड़ देता है। इन दोनों को लड़ता देख ओयामा इन दोनों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओयामा और याकुमो के निकल जाने के बाद याकुमो अपनी फियांसे एलिस को जलता देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इन्वेस्टिगेशन रूम में युदाई को देखते हैं। यहाँ युदाई वापस से वही सब बताता है जो उसने अकीको के केस में कहा था, यानी कि युदाई एलिस को भी बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। पर इस बार पुलिस युदाई का भरोसा नहीं करती और उसे जेल में डाल देती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद याकुमो को युदाई के घर से मिले एलिस के बिलोंगिंग्स दी जाती हैं। इन बिलोंगिंग्स में एलिस की रिंग और डायरी थी। डायरी में एलिस ने ये लिखा था कि वो युदाई से दूर जाना चाहती है और युदाई ने जबरदस्ती एलिस को अपने पास रखा हुआ है। साथ ही में एलिस युदाई की बातों से मैनिपुलेट होकर यहाँ आई थी। एलिस की डायरी को देख याकुमो को बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन याकुमो फिर भी एलिस की जली हुई डेड बॉडी देखने की हिम्मत जुटाता है। फिर कुछ दिनों बाद लॉयर कामुरा युदाई से मिलने आते हैं। युदाई कामुरा से अपनी बहन अकारी के बारे में पूछता है। तब कामुरा बताता है कि अकारी तुमसे मिलने के बाद ही लंदन चली गई थी और तब से ही हमारा कांटेक्ट अकारी से नहीं हो पाया है क्योंकि हम अकारी को मेल भेज रहे हैं और अकारी मेल का हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। दूसरी तरफ ओयामा को याकुमो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करके भेज चुका था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में याकुमो ने अकारी का भी इंटरव्यू लिखा था, जिसे पढ़ ओयामा बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ओयामा को नहीं पता था कि अकारी याकुमो से मिली थी। इधर हम ओयामा का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। ओयामा इस टाइम हाई स्कूल में था। तब ओयामा से मिलने अकारी आती है और कहती है कि मेरे घर आज रात तुम 10 बजे आ जाना, मैं गेट खुला रखूंगी। तो ओयामा रात के 10 बजे अकारी के घर में जाता है। इधर अकारी ओयामा को बताती है कि हम दोनों ने अपने फादर को मार दिया है और इसलिए तुम अब हम दोनों के पेट में इस चाकू को स्टैब कर दो ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हमारे फादर को किसी और ने मारा है। और इतना दिखाते ही ओयामा का फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में ओयामा का कलीग किम ओयामा को बताता है कि याकुमो ने हमें अपनी आइडेंटिटी फेक बताई है। याकुमो का असली नाम हारू है और उसके जितने भी काम के रिकॉर्ड्स उसने हमें दिखाए हैं वह सब भी फेक है। याकुमो कोई राइटर नहीं बल्कि वो एक एडिटर के तौर पर छोटे से पब्लिशिंग हाउस में काम कर चुका है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानकर ओयामा याकुमो के पुराने पब्लिशिंग हाउस में
में जाता है जहाँ याकुमो पहले काम किया करता था। इस पब्लिशिंग हाउस के मालिक सैम से ओयामा को पता चलता है कि याकुमो इस जगह इंग्लिश नॉवल को जापानीज में ट्रांसलेट किया करता था और 9-10 महीने पहले जब याकुमो की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था तब से ही याकुमो ने यहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि याकुमो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहता था। लेकिन फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की बात सुन ओयामा थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि याकुमो की तो शादी नेक्स्ट मंथ ही उसकी गर्लफ्रेंड से होने वाली थी। तभी सैम ओयामा को याकुमो और याकुमो की गर्लफ्रेंड अकीको की फोटो दिखाता है। इस फोटो को देख ओयामा को समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ जेल में याकुमो अपनी लिखी हुई अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट युदाई को जेल में भेजता है। पैरेलल में ओयामा याकुमो के घर का लोकेशन पता कर याकुमो के घर पहुंचता है। याकुमो एक अबेंडन बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहा करता था। इस घर के अंदर ओयामा को युदाई, अकारी और खुद ओयामा की बहुत सी फोटोज दीवार पर चिपकी हुई मिलती है, जिससे ओयामा समझ जाता है कि याकुमो इन तीनों को बहुत पहले से स्टॉक कर रहा था। इधर ओयामा को भी सेम युदाई जैसी ही एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, जिसकी इंट्रोडक्शन को ओयामा पढ़ना शुरू करता है। यहाँ हम याकुमो को लाइब्रेरी में देख पाते हैं। इधर याकुमो नोटिस करता है कि अकीको याकुमो की ट्रांसलेट की हुई नॉवेल्स को अपने हाथों की मदद से पढ़ रही थी, जिसे देख याकुमो बहुत इम्प्रेस होता है और अकीको को अप्रोच करता है। अकीको के अंधे होने के बावजूद भी याकुमो को अकीको से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन एक दिन याकुमो को खबर मिलती है कि अकीको का एक्सीडेंट हो गया, पर जब याकुमो जाके देखता है तो अकीको सही सलामत थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी। आगे अकीको जब रास्ते में चल रही होती है तब अकीको एक साइकिल वाले से टकराकर गिर जाती है और छाता ढूंढते टाइम अकीको समझ जाती है कि याकुमो यही मौजूद है। इधर अकीको कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा रोज करते हो और अपने ऑफिस नहीं जाते क्योंकि तुम्हें मेरी हमेशा चिंता होती है, और मुझे अपने अंधे होने का आज बहुत गिल्ट हो रहा है क्योंकि तुम अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं अब तुमसे अलग होना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए अकीको रोने लग जाती है। आगे कुछ दिनों बाद अकीको याकुमो के लिए एक लेटर लिखती है। दोस्तों, ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये लेटर याकुमो को जब तक मिलता है तब तक अकीको अपने घर को छोड़कर जा चुकी थी। जिसके बाद याकुमो जब अपने पब्लिशिंग हाउस में होता है तब न्यूज से याकुमो को पता चलता है कि अकीको की मौत युदाई के घर में हो चुकी है और याकुमो का ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। हम देख पाते हैं कि प्रेजेंट में युदाई और ओयामा दोनों ही इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। तभी याकुमो अपने घर आ जाता है और ओयामा को देख कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे इधर ही मिलोगे। ओयामा याकुमो से कहता है, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा असली नाम हारू है और तुम ही अकीको के बॉयफ्रेंड थे। साथ ही में तुमने मुझे जो मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी वो तुम्हारी लिखी इस मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत अलग है। इसका मतलब तुम दुनिया को अकारी और युदाई की असलियत बताकर उनका करियर बर्बाद करना चाहते हो, उनको जेल में भिजवाना चाहते हो। इसलिए तुमने इस बुक को लिखा था ताकि अपनी गर्लफ्रेंड का रिवेंज ले सको, लेकिन इसी चक्कर में तुमने एलिस को भी खो दिया। याकुमो कहता है, तुमने अभी तक बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। याकुमो के ऐसा कहते ही मूवी जाती है वापस से फ्लैशबैक में, जहां पर याकुमो अकीको के मर्डर की सच्चाई जानने टोक्यो आकर सवादा, कतानी और ओजाकी से मिलता है। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि याकुमो इन तीनों से पास्ट में मिला था और जो मैन्युस्क्रिप्ट याकुमो ने ओयामा को दी थी वो सब बस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। पास्ट में याकुमो अकारी से भी मिलता है। अकारी को जब पता चलता है कि याकुमो ही अकीको का बॉयफ्रेंड है तब अकारी याकुमो को अपने घर में बुलाकर उसे ड्रग से ओवरडोज कर याकुमो के साथ इंटीमेट होती है। जिसके बाद अकारी बताती है कि युदाई ने जब पहली बार अकीको को रास्ते में देखा था तब से ही युदाई अकीको के साथ फोटो शूट करना चाहता था, लेकिन अकीको ने बहुत बार युदाई को रिजेक्ट किया। मेरे भाई का दुख मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ही अकीको को ओयामा के साथ मिलकर किडनैप कर लिया। लेकिन अकीको फोटो क्लिक करवाते टाइम बहुत परेशानी खड़ी कर रही थी, इसलिए मैंने स्टूडियो में आग लगा दी ताकि मेरा भाई एक शानदार तस्वीर ले सके। पर उस टाइम मेरा भाई अकीको की मौत को देख इतना खुश हुआ कि वो कुछ ही फोटोज क्लिक कर पाया। इतना बताकर अकारी अकीको की जलती हुई फोटोज को लाइटर से जलाकर कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की असली कातिल हूँ और तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड की कातिल के साथ ही सोए हो। अकारी की इस बात को सुन याकुमो को खुद से नफरत होने लगती है। प्रेजेंट में याकुमो कहता है, मैं चाहता तो उसी वक्त अकारी को मार सकता था, लेकिन फिर तुम और युदाई बच जाते क्योंकि मुझे अकारी ने बताया था कि तुम भी अकीको के मर्डर के दौरान वहाँ मौजूद थे। याकुमो की बात सुन ओयामा कहता है, मुझे अकारी की मदद करनी पड़ी क्योंकि मैं अकारी से प्यार करता हूँ।
याकुमो अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे एलिस की मदद लेनी पड़ी। फ्लैशबैक से हम देख पाते हैं कि एलिस के बॉयफ्रेंड ने एलिस को चीट कर उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा लगा दिया था, जिस कारण एलिस मरने का सोच रही थी। लेकिन उस टाइम याकुमो ने एलिस के कर्जे को चुकाकर एलिस को अपने रिवेंज प्लान में इन्वॉल्व किया, जिसके बाद एलिस ने याकुमो के साथ मिलकर ऐसा नाटक किया कि एलिस अपनी रिलेशनशिप में बहुत अकेली है। और इधर याकुमो और एलिस दोनों ही जानते थे कि युदाई इन पर नजर बनाए हुए है, जिसके बाद युदाई ने खुद एलिस को अप्रोच किया। प्रेजेंट में ओयामा याकुमो की बात सुन कहता है, तुमने अपने रिवेंज के लिए एक मासूम लड़की यानी एलिस की बलि चढ़ा दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम अकारी और युदाई से भी बड़े मॉन्स्टर हो। याकुमो ओयामा को रोकते हुए कहता है, जो इंसान युदाई के घर में जली थी वो एलिस नहीं थी। हम पास्ट में देख पाते हैं कि जब अकारी याकुमो से मिलने याकुमो के घर आती है, तब याकुमो अकारी को किडनैप करके अकारी को ड्रग देकर अनकॉन्शियस कर देता है। आगे याकुमो युदाई के घर से जाने के बाद युदाई के घर में घुस आता है। दोस्तों, ये उस टाइम की घटना है जब एलिस को युदाई ने अपने घर में कैद कर लिया था। इधर याकुमो युदाई की गैर हाजिरी में अकारी को चेयर में बैठाकर हैंडकफ्स लगा देता है और एलिस को यहाँ से निकल जाने को कहता है। साथ ही में एलिस की रिंग अकारी को पहना देता है, जिसके बाद याकुमो एलिस की डायरी यहाँ रख देता है। आगे अकारी के होश में आते ही याकुमो अकारी को आग लगा के इस घर से निकल जाता है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ युदाई भी आ जाता है, लेकिन अब तक काफी आग लग चुकी थी, जिस कारण अकारी का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। इसलिए युदाई अकारी को पहचान नहीं पाता और मौका देख फोटो क्लिक करने लग जाता है। प्रेजेंट में याकुमो की बात को सुन ओयामा रोने लग जाता है, क्योंकि ओयामा अकारी से वाकई सच्चा प्यार करता था। इधर याकुमो इतना बताकर कहता है, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसा कहकर याकुमो यहाँ से चला जाता है। वहीं जेल में युदाई, जिसने की याकुमो की भेजी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ ली थी, वो भी बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने अपनी ही बहन की मरती हुई फोटो क्लिक की थी। नेक्स्ट सीन में हम याकुमो को एलिस के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर एलिस याकुमो को बताती है कि मैंने अकारी की कार को डिसमेंटल करवा दिया है। तो एलिस की बात सुन याकुमो एलिस को बहुत से पैसे और एक न्यू आईडी कार्ड देकर कहता है, तुम अब दूसरे देश में जाकर अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। एलिस कहती है, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुमने मुझे सुसाइड करने से बचाया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। याकुमो कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा कहकर याकुमो यहाँ से निकल जाता है। हमें याकुमो बताता है कि इस बुक को उसने अकीको के लिए लिखा था और याकुमो अभी भी अकीको से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।